हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में कैसे करते हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो मैंने मैट्रिसेज में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया था आप लोगों को। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को या इसी को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इसी को हम लोग जानते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जो दूसरा होता है गाइस वो होता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दूसरा होता है आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है गाइस, इसकी पहचान के लिए हमने बताया था कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को या नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान थी गाइस, होमोजेनियस के केस में नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होते थे, जबकि नॉन होमोजेनियस के केस में नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट होते थे। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो होता था वो नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा होता था। ठीक है ना, तो इसकी पहचान होती थी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से नंबर ऑफ टर्म्स जो होते थे वो इक्वल होते थे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना, और नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के केस में होता था number of terms is greater than number of variables। number of variables ये होता है, ये पहचान थी इसकी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कैसे आप समझेंगे। तो देखिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, और इसमें देखिए दो वेरिएबल है x और y, और दो ही टर्म भी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और यहां पर एग्जांपल देख लीजिए, अगर ऐसा हो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y, या ऐसे लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं।
यहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 2 ही है, x और y, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके पास 3 है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से ज्यादा है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है गाइस। अब होता है कि कंसिस्टेंसी कैसे हम जानते हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी। तो देखिए कंसिस्टेंसी में हमने आपको पढ़ाया था कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी के बारे में आपको हमने पढ़ाया था कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, देखिए यहां पर, इफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, इफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एग्जिस्ट, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। और अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंट होगा। सो गाइस लिख सकते हैं इसको, इफ सॉल्यूशन ऑफ द system of equations does not exist, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो ये था ओवरऑल जो हमने मैट्रिसेज में आपको पढ़ाया था। ये ओवरऑल एक रिवीजन था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये जो होता है 2 प्रकार का, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की पहचान होती थी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होता था। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने दिखाया है कि 2 टर्म है और 2 ही वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। क्लियर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा होता है, ठीक है ना। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है जबकि वेरिएबल की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा है, दैट्स व्हाई this system of equation is known as non-homogeneous system of linear equations. Okay guys, अब बात आती है ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनको हम कब कंसिस्टेंट बोलते हैं और कब इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 प्रकार का, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट देन the system of equation is said to be consistent, okay. And if the solution of the system of equation does not exist then the system of equation is called inconsistent, ठीक है guys। तो ये था ओवरऑल आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। ये है डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करने में, ठीक है।
इसमें एक मैथमेटिशियन थे क्रेमर, उन्होंने एक रूल दिया था नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्राप्त करने में कैसे करते हैं, ठीक है। और इसको प्राप्त करने के लिए किसने रूल दिया था, ठीक है ना। तो वो जब अभी मैंने आपको बताया कि क्रेमर्स ने एक रूल दिया था, ठीक है। क्रेमर रूल्स के थ्रू जो है हम लोग लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके गाइस, आगे हम इसी में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। जैसा हमने मैट्रिसेज में पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है 3 प्रकार का हमने बताया था वहां पर, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इस डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन में, ठीक है गाइस। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग समझते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। गाइज यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि एक डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और वो डिटर्मिनेंट कैसा होगा, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर, तो देयरफॉर हम लोग एक डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे डेल्टा, और ये क्या होगा, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3, तो ये हो गया a1 a2 a3। b का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है b1 b2 b3, b1 b2 b3, और z का कोएफिशिएंट है c1 c2 c3। ये आपका डिटर्मिनेंट निकल गया, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। और नोट नंबर 1 में है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, देन देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस linear equations has trivial solution, ठीक है ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए फिर से समझिए, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, कौन सा डिटर्मिनेंट, इसके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, देन द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब x y z, ठीक है ना, जितने भी वेरिएबल है सबका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है x y और z, इसलिए तीनों वेरिएबल x y z का वैल्यू 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन में वेरिएबल, सारे वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग, तो इस केस में हम लोग x y z 0 है, तो इस केस में हम लोग
बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, अब दूसरा है, यहां पर देखिए, और जब ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है ना, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोलेंगे कि ये कैसा है, एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो कंसिस्टेंट हुआ, तो इसको बोलेंगे एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस and the system of equations is called consistent। क्लियर है गाइस? दूसरा नोट है अपने पास, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has non-trivial solution। क्लियर है? जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो इस केस में क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन ट्रिवियल। ओके, एंड in this case नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, y और z इज नॉन जीरो, मतलब x, y, z ये जो तीन वेरिएबल्स हैं इसमें से कम एक का वैल्यू नॉन जीरो हो, ठीक है ना, तीनों जीरो ना हो, कम से कम एक का वैल्यू नॉन जीरो हो, दो का भी वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है, तीनों का भी वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि कम से कम तीनों वेरिएबल में से कम एक का वैल्यू नॉन जीरो हो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, जैसा मैंने मैट्रिसेज में भी डिस्कस किया था। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गाइस कि ये भी सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। मतलब आपने ये सीखा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस हो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन दोनों ही केस में एग्जिस्ट करता है। पहला केस जो होता है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, पहले केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, तीनों का वैल्यू 0 के बराबर, ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है। जबकि नॉन ट्रिवियल के केस में क्या होता है कि नॉन ट्रिवियल के केस में बहुत सारा सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि सॉल्यूशन मिलता है, बहुत सारा मिलता है, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया ना, इसलिए उसको नॉन ट्रिवियल के केस में भी हम लोग कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, एंड इन दिस केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is called consistent। ठीक है गाइस, अब है बात यहां पर थोड़ा सा समझिए, देखिए यहां पर कि अगर आपके पास पहला केस है तो पहले केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। और दूसरे केस में आपका कैसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन दोनों ही केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है गाइस, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या होता है, यहां पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरे केस में क्या होता है कि
at least one of the value of x, y, z is non-zero, ठीक है। बात समझ में आई। नॉन ट्रिवियल के केस में क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो, कम से कम एक्स वाई जेड में से कम किसी एक का वैल्यू नॉन जीरो हो, ठीक है ना। हमने कहा कि इसमें दो का भी वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है, तीनों का भी वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि कम से कम एक का वैल्यू नॉन जीरो हो। तो ऐसे केस में बहुत सारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। पहला केस में सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इस केस में जो है एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी चर्चा विस्तृत रूप से हमने मैट्रिसेज में भी किया था, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में भी सेम ही होता है, वहां मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है, यहाँ डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम लोग मैट्रिसेज बनाते थे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते थे, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। दो प्रकार के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक बार फिर से समझिए। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के केस में दो प्रकार का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन, एक को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रिवियल के केस में जो कोफिशिएंट का, वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है, जबकि नॉन ट्रिवियल के केस में वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन हो तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। चलिए, अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, ये वाला, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है गाइस। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ से हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट मतलब एक्स वाई जेड जो तीन वेरिएबल्स है, इसके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो जरा देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 3, 1 1 3। वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 -2 6, 1 -2 6, और जेड का कोफिशिएंट क्या है, -1 1 और -5, -1 1 और -5। ये आपका वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट है गाइस। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप फटाफट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट निकालने का मतलब है कि आप सेरस डायग्राम यूज कर सकते हैं। तो देखिए जरा, सेरस डायग्राम में क्या कहता है कि तीनों रो को पहले लिख दीजिए। तो 1 1 -1 1 -2 -5 3 6, सॉरी 1, ये सेकेंड रो था, 1 -2 1, और थर्ड रो हो गया 3 6 -5, और फिर कहता है कि दो रो ऊपर से नीचे रिपीट कर दीजिए। तो 1 1 -1 और 1 -2 1। अब डायगोनल बना लीजिए इस तरह से, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसा मैंने बताया था सेरस डायग्राम में, ठीक है गाइस। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ऊपर से नीचे है वो p मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू -2 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 इंटू 1 10, तो पहला हो गया 10। दूसरा देखिए 6 इंटू 1 इंटू -1, तो ये हो गया -6, और यहाँ देखिए 3 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया 3। तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों को जब आप जोड़ देते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाती है, देखिए जरा, तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 10 और 3 13 में से 6 घटा लेंगे तो
7 बचेगा, तो इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो p का वैल्यू 7 हो गया गाइस। अब नीचे से ऊपर वाले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ देखिए -1 इंटू -2 और इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ हो गया 6 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आपका 6 हो गया। और यहाँ देखिए 1 इंटू 1 इंटू -5, तो ये आपका -5 हो गया। इन तीनों को भी जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12 में से 5 घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग n लिखते हैं, तो ये आपका 7 हो गया n भी। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है p माइनस n। सो गाइज यहाँ पर देखेंगे p का वैल्यू 7 है और n का वैल्यू भी 7 है ना। तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0 हो गया। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, तो देखिए सेकंड केस, इफ द डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x y z इज नॉन जीरो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन कैसा होगा, तो देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी नॉन ट्रिवियल। क्लियर? एंड the system is consistent। क्लियर ना? तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। गाइस यहाँ पर निकालना है आपको फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3x + y + z = 0, x - 4y + 3z = 0, 2x + 5y - 2z = 0। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। और ये कैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर इक्वल है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। सबसे पहला काम हमारा होता है कि वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालना। तो लेट कर लीजिए, ये आपका डिटरमिनेंट है डेल्टा, और ये वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है, x y z है, x के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? 3 1 2, 3 1 2। y का कोफिशिएंट क्या है? 1 - 4 5, 1 - 4 5। और z का कोफिशिएंट क्या है? 1 3 - 2, 1 3 - 2। ये आपका जो है वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट हो गया गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग साइरस रूल लगा लेते हैं। तो देखिए पहले तीनों रो को लिख दीजिए, तो ये हो गया 3 1 1, 3 1 1, फिर हो गया 1 - 4, 1 - 4 3, और फिर हो गया आपका 2 5 - 2। और फिर क्या करना होता है, ऊपर से दो रो को नीचे रिपीट कर दीजिए। तो ये हो गया 3 1 1, और हो गया 1 - 4 3। ठीक है, अब डायगोनल बना लीजिए जरा, ऊपर से नीचे डायगोनल और नीचे से ऊपर डायगोनल। ठीक है ना? देखिए जरा, ये आपका डायगोनल बन गया। अब ऊपर से नीचे वाले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 दिया 24, ये हो गया 24। इसमें देखिए 5 में 5 है और 1 है, 1 है। 5 × 1 × 1 करेंगे तो 5 हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर 2 × 1 × 3 है, तो 2 × 3 6 हो गया, × 1 6 हो गया, ये आपका 6 हो गया। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए जरा। तो जब आप जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 और 6 30, और 5 35। तो ये वैल्यू आपका p हो गया।
और ये आया आपका 35। क्लियर है ना। अब नीचे से ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये है 2 इंटू -4 -8 हो गया, इंटू 1 -8। ठीक है, फिर देखिए 3 इंटू 5 15 और 15 इंटू 3 45। क्लियर। और यहाँ देखिए 1 इंटू 1 इंटू -2, तो ये हो गया -2। क्लियर है। अब यहाँ फिर से देखिए इनको भी आप जोड़ दीजिए, जब इनको आप जोड़ देंगे तो 45 में से 10 घटा लेंगे तो फिर से वैल्यू n का जो वैल्यू है वो 35 ही आ गया। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, p माइनस n। p और n आपने देखा वैल्यू निकल गया, और यहाँ पर p का वैल्यू 35 है और n का वैल्यू भी 35 है। सो गाइस डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया, 0। 35 माइनस 35 0। और जब डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाए तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल से मतलब है क्या कि इस केस में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम को आप क्या बोलेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। ओके। सो हम लोग बोलते हैं क्या है इस केस में, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ homogeneous linear equations has non-trivial solution। Clear है guys। and the system is called inconsistent। ठीक है। तो इस प्रकार से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो होगा आपका नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इस केस में सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। ठीक है गाइस। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट। ठीक है ना, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। यहाँ पर संयोग से दोनों ही केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस आ गया। ठीक है ना। आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन का भी केस आएगा। ठीक है ना, आपको एग्जांपल्स और मिलेंगे आगे। ठीक है। तो चलिए पहले इसको उतार लीजिए। तो गाइस आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पर दो एग्जांपल्स दे रहा हूं। ठीक है ना, इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर है होमवर्क है ये आपका, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन है इसमें 5x प्लस 4y माइनस 9z इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग बनाएंगे तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने का जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह आपकी हो जाएगी। ठीक है गाइस। चलिए इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस चलिए अब हम लोग जानते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो गाइस जो अगला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नॉन होमोजेनियस
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। कैसे हुआ देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है x y z, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्रेमर थे, एक मैथमेटिशियन थे क्रेमर, ठीक है ना। उन्होंने एक रूल दिया था, उसको हम लोग क्रेमर्स रूल के नाम से जानते हैं, क्रेमर्स रूल। और क्रेमर्स ने क्या कहा कि पहला काम जो है, क्रेमर्स रूल जो है, पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना लीजिए। तो पहला काम है क्या कि राइट डेल्टा इज इक्वल टू, और डेल्टा क्या है डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो डेल्टा में क्या हो जाएगा गाइस, देखिए x का कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, a1 a2 a3, y का कोएफिशिएंट है b1 b2 b3, और z का कोएफिशिएंट आपका c1 c2 c3। पहला काम उन्होंने कहा कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट बना लीजिए, फिर इसके बाद 3 डिटरमिनेंट का फॉर्मेशन और कीजिए। ठीक है, और कौन कौन सा हो जाएगा। दूसरा काम उन्होंने कहा कि राइट अनदर 3 डिटरमिनेंट्स, 3 डिटरमिनेंट्स। ठीक है, और इसको आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा 3 डिटरमिनेंट्स उन्होंने कहा लिखने के लिए। अब उन्होंने कहा कि आप पहला डिटरमिनेंट डेल्टा 1 लिखिए, और डेल्टा 1 में क्या करना है कि जो x का कोएफिशिएंट है, ये जो डिटरमिनेंट डेल्टा निकाला है आपने, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, उसके जगह पे रिप्लेस कर देना है d1 d2 d3। ये आपका पहला डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो गाइस क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जो डिटरमिनेंट हमने निकाला वेरिएबल के कोएफिशिएंट का, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, इसके जगह रिप्लेस करना है d1 d2 d3। तो गाइस पहला डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका d1 d2 d3, और बाकी के जो 2 कॉलम्स हैं, मतलब y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो जाएगा b1 b2 b3, c1 c2 c3। ठीक है, दूसरा डिटरमिनेंट उन्होंने कहा कि दूसरा जो डिटरमिनेंट आप निकालेंगे डेल्टा 2, इसमें क्या करेंगे, जो y का कोएफिशिएंट है b1 b2 b3, इसके जगह रिप्लेस कर देना है d1 d2 d3 इस डिटरमिनेंट में, जो पहला डिटरमिनेंट डेल्टा निकाला है। तो हमें क्या करना है, सेकंड डिटरमिनेंट ऑब्टेन करने के लिए ये जो डेल्टा है, ये जो डिटरमिनेंट है वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, इसमें जो b1 b2 b3 है, इसके जगह रिप्लेस कर देना है d1 d2 d3। ठीक है गाइस, तो डेल्टा 2 अब आपका हो जाएगा a1 a2 a3, और b1 b2 b3 की जगह रिप्लेस करना है d1 d2 d3, और तीसरा हो गया c1 c2 c3, तीसरा कॉलम आपका। ठीक है ना, मतलब x वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट और z वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, सिर्फ y वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट के जगह, मतलब d1 b2 b3 के जगह d1 d2 d3 को आपने रिप्लेस कर देना है। और तीसरा डिटरमिनेंट के बारे में उन्होंने कहा कि तीसरा डिटरमिनेंट आपको बनाना है, और वो कौन सा डिटरमिनेंट बनाना है
यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट जो डेल्टा का वैल्यू निकाला है, इसमें C1 C2 C3 के जगह आपको रिप्लेस कर देना है D1 D2 D3। मतलब जो यहाँ पर Z का कोफिशिएंट है C1 C2 C3, इसके जगह यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इसके जगह D1 D2 D3 रिप्लेस कर देना है। और x के कोफिशिएंट का, x का जो कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है वो एज इट इज रखना है। सो गाइस जो तीसरा डिटरमिनेंट हो जाएगा, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3। और जो z का कोफिशिएंट था C1 C2 C3, इसमें इसके जगह आपको रिप्लेस करना है D1 D2 D3। तो ये हो गया आपका D1 D2 D3। तो इस प्रकार आपके पास तीन डिटरमिनेंट और बन गए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। तो उन्होंने कहा, तीसरा रूल में उन्होंने कहा देन द सॉल्यूशन ऑफ द non homogeneous linear equations will be, और क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ठीक है ना, ये उन्होंने सॉल्यूशन करके बताया। तब x y z का वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है गाइस, देखिए फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ठीक है ना। तो गाइस पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो होगा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होगा नॉन होमोजेनियस का वो नो सॉल्यूशन होगा, और किस केस में जो है सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना। और इन तीनों केसेस में हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या बोलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए। तो गाइस आगे है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इस केस में। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। पहला केस है इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है जो वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकाला था हमने, अगर उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, देन देयरफॉर द सिस्टम ऑफ non homogeneous linear equations has unique solution। ठीक है गाइस। कैसा नेचर होगा, जब डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर ना हो तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड in this case the system is called consistent। क्यों कहेंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर है गाइस। चलिए दूसरा केस इसमें क्या कहता है, देखिए इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड
one of the ऐसे लिखिए, and at least one of the determinants delta 1, delta 2 and delta 3 is non-zero. देखिए क्या कहता है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक का वैल्यू नॉन जीरो है, देन the system of equations, then the system of non-homogeneous linear equations has no solution. कैसा नेचर हो गया सॉल्यूशन का? अगर डेल्टा 0 है और कम से कम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक का वैल्यू नॉन जीरो है, तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन. ठीक है ना? एंड नो सॉल्यूशन का मतलब है कि इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को क्या कहेंगे बच्चों? सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को कहेंगे इनकंसिस्टेंट. क्यों? क्योंकि इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. नो सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है ना? दैट्स व्हाई द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट. ठीक है गाइस? सो हम लिखेंगे एंड द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. ठीक है ना? चलिए अब तीसरे केस की तरफ आते हैं हम लोग. देखिए तीसरा केस कहता है इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इन तीनों का वैल्यू 0 हो. देखिए कंडीशन क्या है कि अगर डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा मतलब जो आपने वेरिएबल का कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकाला था, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इन तीनों का वैल्यू भी 0 हो जाए, देन द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस linear equations has infinitely many solution. क्लियर है? many solutions. और जब infinitely many solution होगा गाइस तो solution तो एग्जिस्ट करेगा ही ना. तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा. ठीक है ना? एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे. यहाँ पर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एंड द सिस्टम, एंड इन दिस केस लिखेंगे इन दिस केस द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. ठीक है गाइस? तो ये था आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है ना? ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा. ठीक है ना? बहुत सारे कंडीशनल क्वेश्चंस भी आते हैं, ये 3 कंडीशन पर बेस्ड होते हैं, तो बहुत सारे कंडीशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपकी
मदद करता है। ठीक है गाइस, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो गाइस पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप देखिए, ये आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, कैसे? यहाँ देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या से ज्यादा है, इसलिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन जो है वो आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है गाइस, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम क्रेमर ने कहा था कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, और ये डिटरमिनेंट क्या होगा देख लीजिए जरा, डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और x का कोएफिशिएंट है 2, 4 और y का कोएफिशिएंट है 3, 6। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर इधर देखिए 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0। सो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा का वैल्यू तो 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है ना, डेल्टा का वैल्यू 0 हो तो हम लोग चेक करते हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का वैल्यू। ठीक है, कि उसका वैल्यू कम से कम एक का नॉन जीरो अगर आ जाता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर तीनों का वैल्यू 0 आ जाता है, यहाँ तो आपके 2 ही डिटरमिनेंट्स निकलेंगे, क्योंकि 2 ही वेरिएबल वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, अगर उन दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है और डेल्टा भी 0 आ जाता है तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि क्रेमर के अनुसार आप बाकी के 2 डिटरमिनेंट निकालिए। यहाँ 3 डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। अगर 3 वेरिएबल वाला 3 इक्वेशन होता तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीन डिटरमिनेंट्स निकालते हैं हम लोग, जबकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है। ठीक है ना, 2 ही इक्वेशन है तो 2 ही डिटरमिनेंट निकलेंगे, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो गाइस चलिए पहले हम लोग डेल्टा 1, डेल्टा 2 का वैल्यू निकालते हैं। नाउ क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा 1 निकालिए, और डेल्टा 1 में उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर x का, इसमें ये जो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट हमने निकाला था, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है उसके जगह पर इधर वाला जो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसको हमने d1 d2 से रिप्रेजेंट किया था, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो गाइस जो x का कोएफिशिएंट है वो है 2, 4 और इसके जगह रिप्लेस करना है 6 और 10। तो ये हो गया 6, 10, और y का जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो गया 3, 6। ठीक है ना, तो देखिए इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो गाइस 36 में से 30 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि डेल्टा 1 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, और आगे दूसरा भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। डेल्टा 2 की बात करें तो डेल्टा 2 में उन्होंने कहा कि जो y का कोएफिशिएंट है उसके जगह इधर जो d1 d2 कांस्टेंट्स हैं उसको रिप्लेस करना है। सो गाइस क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट तो एज इट इज हो जाएगा 2, 4, और y के कोएफिशिएंट के जगह इधर वाला जो कांस्टेंट है d1 d2 मतलब 6 और 10 को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 6, 10, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, और 4 में 6 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे -4 आ गया। तो गाइज यहाँ भी आपने क्या देखा कि डेल्टा 2 का वैल्यू 0 नहीं है। अब देखिए कंडीशन क्या आता है आपके पास, डेल्टा 0 है और डेल्टा 2, डेल्टा 1 दोनों 0 नहीं है। तो हमने एक कंडीशन बताया था आपको कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो और कम से कम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से, ठीक है ना, कम से कम एक का वैल्यू नॉन जीरो हो, तो आप आप वहां क्या कहते थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो आपका नो सॉल्यूशन है, और इस केस में हम उसको बोलते थे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 ही डिटरमिनेंट है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने गाइस देखा
कि डेल्टा 0 आ गया और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही नॉन जीरो है, तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस linear equations has no solution, ठीक है। अब therefore ये भी बोल सकते हैं the system is inconsistent, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकल गया और कंसिस्टेंसी निकल गई आपकी। इस केस में इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। ओके गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला एग्जांपल है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और फिर से देखिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास गिवन है ये फिर से आपका नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की संख्या टर्म्स की संख्या से कम है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, सबसे पहला काम कि आप लेट कर लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू, और डेल्टा क्या है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 2 4, देखिए x का कोएफिशिएंट है 1 2 4, y का कोएफिशिएंट है 1 3 3 और z का कोएफिशिएंट है -1 1 1। ये आपका डेल्टा निकल गया। अब इसकी वैल्यू फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रेमर्स रूल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा गाइस, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार भी, और प्रॉपर्टी के अनुसार सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आप C1 में से C2 को घटा लीजिए और फिर C2 में C1 को जोड़ दीजिए, यही काम कर लेते हैं, ये जल्दी से हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन कर लेते हैं, C1 के जगह देखिए C1 के जगह C1 माइनस C2 कर लीजिए एंड C2 के जगह C2 प्लस C3 कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो गया और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो गया और ये -1 हो गया। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो हो गया -1 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4 हो गया और ये आपका 1 हो गया, और इसको इसमें घटाएंगे तो हो गया 1 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4 हो गया और ये आपका 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया और इसके अलोंग हम लोग इसको इवैल्यूएट कर देंगे। तो देखिए ये -1 और इसका साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, और इनटू इससे पास होने वाला रो कॉलम जो है -1 1 4 4, यही है ना। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और इनटू यहाँ पर देखिए -1 में 4 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ पर 1 में आप 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और उसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू हो गया गाइस, देखिए -4 और -4 मिलकर हो गया -8 और -8 इंटू -1 तो हो गया +8। तो देयरफॉर आपने क्या देखा, डेल्टा का वैल्यू 8 हो गया। सो गाइस डेल्टा का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो पहला कंडीशन आ गया आपका, अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस क्या होता है इस केस में कि अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ non-homogeneous linear equations has
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा देयरफॉर द सिस्टम, देयरफॉर द सिस्टम, सिस्टम विल बी, कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो सिस्टम क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और सॉल्यूशन इसका यूनिक हो, ठीक है गाइस। तो आपने देखा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है ना। और इसलिए इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला जो है, अगला एग्जांपल है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। यहाँ देखिए फिर से ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। क्यों है, क्योंकि वेरिएबल 2 है और टर्म्स की संख्या 3 है। टर्म्स की संख्या वेरिएबल की संख्या से ज्यादा है, इसलिए ये जो सिस्टम है वो आपका नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। फिर से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला काम होता है आपका वेरिएबल के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है ना। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 2, है ना। और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो देखिए यहाँ से डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया 0। और डेल्टा का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो इस केस में 2 कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन का केस होता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होता है। और ये हमें पता कैसे चलेगा, जब तक हम यहाँ से और 2 डिटरमिनेंट नहीं निकालते हैं। 2 ही निकालेंगे क्योंकि वेरिएबल कितना है 2 और इक्वेशन कितना है 2। 3 वेरिएबल होता, 3 इक्वेशन होता तो 3 डिटरमिनेंट निकालते, ठीक है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन के केस में और 2 डिटरमिनेंट निकालेंगे, जैसा कि क्रेमर ने कहा था, ठीक है ना। क्रेमर रूल के अनुसार तो हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब निकालेंगे हम लोग डेल्टा 1। और डेल्टा 1 में क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट को रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया 2 4, और y के कोएफिशिएंट को एज इट इज छोड़ दीजिए तो ये 1 2 हो गया। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो गया। तो देखिए तो डेल्टा 1 का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है गाइस। अब हम लोग डेल्टा 2 निकालते हैं। डेल्टा 2 में क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को एज इट इज छोड़ देंगे तो ये हो गया 1 2, और y के कोएफिशिएंट के जगह इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4। और फिर से इसको सॉल्व करते हैं, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो ये हो गया 0। सो गाइस यहाँ पर डेल्टा 2 का वैल्यू भी 0 आ गया। तो देखिए तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाउ वी हैव, देखिए नाउ वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 also 0 आर also 0। देखिए ये कंडीशन आ गया। वहां पर 3 वेरिएबल वाला सिस्टम लिया था हमने, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिखा था। यहाँ 2 वेरिएबल वाला सिस्टम है तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हो गया, ठीक है ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर ऑल्सो 0। तो ये कंडीशन किसका है गाइस, ये कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। सो गाइस इस केस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर the system of non-homogeneous linear equations has infinitely many solutions, ठीक है।
और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो गया, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। तो देयरफॉर द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस आज आपको यहां पर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर लेंगे ताकि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है गाइस। इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये जो एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट का टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद 2-3 लेक्चर्स में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम करेंगे, ताकि आपके पास क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा सेट तैयार हो जाए और सारे कंसेप्ट्स जो डिटरमिनेंट में आपने पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग 2-3 लेक्चर्स आगे अभी हम लोग डिटरमिनेंट में क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर इस लेक्चर के साथ ही डिटरमिनेंट की जितनी भी थ्योरी थी और जो भी कंसेप्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बस अब हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।